जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी एग्जाम 2022-23 जनरल स्टडीज पार्ट 11 व्याख्या सहित हम लोग कर रहे हैं एग्जाम में छपने वाले प्रश्न। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। धौलागिरी में कौन सी चोटी है? गढ़वाल, भूटान, नेपाल, हिमालय, कुमायूं। धौलागिरी जो है किस हिमालय में पर्वत चोटी है एक? ठीक है, तो है नेपाल हिमालय में। किसमें है? नेपाल हिमालय में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धौलागिरी हिमालय का एक पर्वतीय भाग पर्वतीय पुंजक है जो नेपाल में काली गंडक नदी से आरंभ होकर 120 किलोमीटर दूर स्थित भेरी नदी तक फैला हुआ है। आपको याद रखना है, सिंपल, धौलागिरी जो है नेपाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 132, उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? ताप प्रवणता, दर्बतल, महाद्वीपीय सीमांत, महासागरीय कटक। क्या कहते हैं? ताप प्रवणता कहते हैं, थर्मोक्लाइन कहा जाता है। उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? इसे कहते हैं ताप प्रवणता, थर्मोक्लाइन। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जो व्याख्या इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको करवा दूंगा। नागझीरा टाइगर रिजर्व में स्थित है। नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये पूछा गया है। सिक्किम, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा। तो कहाँ स्थित है नागझीरा टाइगर? नावेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व आपका ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका तदोबा भी है, तदोबा। ठीक है, नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व को 12 दिसंबर 2013 को भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिनियमित किया गया, सूचित किया गया था, या महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? ठीक है, वे एक निश्चित दिशा में बहती हैं, वे जल की धाराएं हैं, वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती हैं, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। महासागरीय धाराओं की क्या है? उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 135, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, 1988, 76, 74, 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ था। और अगर पूछे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव अगर पूछे तो 1972, 1972। और आपका पूछे वन संरक्षण 1980। अगर पूछे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, 1986। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। इसमें वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता और वन्य जीवों को बचाने के लक्ष्य रखा गया था। अगर आपसे पूछ दे जैव विविधता कब मनाई जाती है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तिब्बत से बहती है, भारत में बहती है, फिर बांग्लादेश में बहती है। कौन सी नदी है? वो आपकी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से होते हुए, असम से होते हुए ये बांग्लादेश देश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। और उत्तराखंड के आपके गंगोत्री से निकलकर गंगा निकलती है। गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से बहती हुई पश्चिम बंगाल से बहते हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उधर से पूरब से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ये दोनों एक में मिल जाती हैं। इनकी संयुक्त जो धारा होती है उसे कहते हैं मेघना। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र कहलाती है जमुना और बांग्लादेश में गंगा कहलाती है पद्मा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र एक नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जो गहरी घाटी होती है उनको क्या कहते हैं? बेडलैंड, स्थलाकृति, ह्यूमस, शुष्क, प्रायद्वीपीय। तो उसे कहते हैं बेडलैंड, स्थलाकृत। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? जिसके दोनों तरफ जल से घिरा हुआ उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय पठार जो है दक्षिण का, इसके दोनों तरफ जल है। इधर एक तरफ है अरब सागर, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय।
तो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा बैडलैंड स्थलाकृति। बड़ी संख्या में गहरी घाटी गलियों या घाटी को क्या कहते हैं? बैडलैंड स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? जो चाय के बागान होते हैं को क्या कौन सी कंडीशन होती है वो नुकसान पहुंचाती है? 150 से 30 सेंटीमीटर के बीच वर्षा अच्छी होती है, ये नुकसान नहीं पहुंचाती। गर्म और आर्द्र जलवायु, ये भी सही होता है। छायादार वृक्षों के नीचे रोपड़, ये भी सही है। तो क्या है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान जो होता है चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकता है, ये हानिकारक होता है चाय बागानों के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत और बांग्लादेश जो है किस चीज़ के प्रमुख उत्पादक हैं? जूट, कॉफ़ी, चाय, बाजरा। तो भारत और बांग्लादेश जूट के अच्छे उत्पादक हैं, प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल जो है ढाका है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा, ये तो आपका लखनऊ में है। लखनऊ में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। हवा महल जयपुर में है। ठीक है, हवा महल जयपुर, जयपुर ही, यही हवा महल जयपुर जो होता है जयपुर राजस्थान में पड़ता है। यही आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सा स्थित है? हवा महल जो जयपुर में है और जयपुर जो है राजस्थान में है, तो आपका स्टेट देखेंगे राजस्थान। ठीक है, हवा महल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, कहाँ से निकलती है? अरावली की श्रेणी से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ियों से, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तो दक्षिण भारत में बिल्कुल नीचे पड़ती है, नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पे। ठीक है, और आपकी नर्मदा नदी होती है यहाँ पे ऊपर से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है नर्मदा नदी। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं, इस टाइप से। पहले बहती है नर्मदा, ताप्ती, दोनों भ्रंश घाटी से बहती हैं और दोनों डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्याख्या की देख लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों से है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली, अगर अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है कि जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती, जैसे कि मैंने आपको बताया था। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच यह एक भ्रंश घाटी से बहती हैं। ठीक है, जबलपुर के पास यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। जो नर्मदा नदी है जबलपुर मध्य प्रदेश के पास जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है। खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले यह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो भारत का प्रमुख लौह अयस्क जो है वो उड़ीसा, झारखंड है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, झारखंड का, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र उड़ीसा झारखंड के सीमावर्ती जिलों में फैला हुआ है। झारखंड का सिंहभूम जिला उड़ीसा का कोडर जिला की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, लौह अयस्क उत्पादन में भारत छठवां स्थान है, भारत का छठा स्थान है। सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार भारत के राज्य कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड। सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन वाले भारत के राज्य उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। ठीक है, भंडार और उत्पादन ये आपका उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड है, ये तीनों हैं। लेकिन आप इसको क्रम याद रखना, लौह अयस्क का जो है भंडार है कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, और उत्पादन है उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। झारखंड लास्ट में दोनों। भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम। सब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राजस्थान। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का कौन सा स्थान है? चौथा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। भारत की जनसंख्या के अनुसार से सिक्किम, गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है।
भारत का जो रेगिस्तान है वो किसके पश्चिम क्षेत्र में स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों, अरावली की पहाड़ियों, हिमाद्री, कैमूर की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो नीलगिरी जो है आपका ये बिल्कुल नीचे पाया जाता है, और आपका जो रेगिस्तान है वो राजस्थान के में है। तो अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत जो है आपकी, ठीक है, अरावली पर्वत की पहाड़ियों से जो है के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। ये आपकी अरावली पहाड़ियाँ हो गई, इधर आपका हो गया रेगिस्तान। तो अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान मुख्यतः अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात राज्य में है। भारतीय रेगिस्तान को थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। किससे जानते हैं? थार मरुस्थल। रेगिस्तान में बहने वाली एकमात्र लूनी नदी जो खारे पानी की नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, खारे पानी की। नीलगिरी भारत की पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी की पहाड़ियों में कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है। ठीक है, यहाँ की नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा। कौन सी? दोदा बेट्टा। कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पास कलंगी से शुरू होती हैं। कैमूर की पहाड़ी से सोन, होन्स, केन आदि मुख्यतः नदियाँ निकलती हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट व्याख्या है। हिमाद्री की पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी जो को बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय हिमाद्री नाम से जाना जाता है। यह हिमालय के सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमाद्री की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। कितनी है? हिमाद्री जहाँ पे बर्फ ज़्यादा होता है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। भारत और श्रीलंका द्वारा विभाजित हैं। पाक जलसंधि, होर्मुज, जिब्राल्टर, बेरिंग जलसंधि। तो भारत और श्रीलंका जो हैं पाक जलडमरू मध्य के द्वारा विभाजित किया जाता है। ठीक है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। बेरिंग जलसंधि रूस और यूएसए को विभाजित करती है। बेरिंग जलसंधि रूस और यूएसए को। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा हो, कहीं किसी का पूछे तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, माजुली। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है, भारत, तिब्बत और बांग्लादेश। भारत, तिब्बत और बांग्लादेश। भारत, तिब्बत और बांग्लादेश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? जमुना कहा जाता है। ठीक है, और तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में बहती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक से निकलती है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी कहते हैं। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं, जैसे कि दिया हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। ठीक है, यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो नर्मदा है, जो भ्रंश घाटी से बहती है। कौन सी है? नर्मदा, जो भ्रंश घाटी से बहती है, जो डेल्टा नहीं बनाती, जो एस्ट्यूरी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 147, खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोए जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी कि खरीफ की फसल किस मौसम में बोए जाते हैं? शीत, वर्षा, ग्रीष्म, बसंत। तो खरीफ की फसल बसंत में धान गेहूं की फसल जो आती है वो खरीफ की श्रेणी में आती है। फसलों के जो 3 प्रकार होते हैं, रबी की फसल, खरीफ, जायद। ठीक है, रबी, खरीफ, जायद। खरीफ की फसलों के लिए वर्षा मौसम का समय बहुत अच्छा होता है। खरीफ की फसल की बुआई जुलाई महीने में और कटाई अक्टूबर महीने में की जाती है। ठीक है, खरीफ फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, जूट आदि मुख्यतः फसलें होती हैं। ये रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर में बोई जाती है। गेहूँ वगैरह की जो फसल होती है, जो फसल नरम होती है, गेहूँ हो गई, सरसों हो गई, जौ हो गया, गेहूँ, सरसों,
मटर, आलू, ये सब रबी की फसल हैं। ठीक है, अक्टूबर में बोई जाती हैं और फरवरी मार्च महीने में कटाई की जाती है। इसके अलावा मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर आदि। ठीक है, जायद की फसल, इस फसल की बुआई मुख्यतः मार्च अप्रैल में की जाती है, जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला। राइट, अगला क्वेश्चन, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली कहाँ का जो है नृत्य है, ये आपसे पूछा गया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कथकली केरल। कर्नाटक का अगर पूछे यक्षगान। ठीक है, आंध्र प्रदेश का पूछे कचिपुड़ी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है। तमिलनाडु का भारतनाट्यम। आंध्र प्रदेश राज्य का कचपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले। क्वेश्चन नंबर 149, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ यहाँ पे आपको प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो अपना कंटिन्यू अभ्यास करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपके 10 जनवरी से स्टार्ट है। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि जो संविधान के अंतर्गत नहीं आता? दुर्गापुर स्टील संयंत्र, टिस्को भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र। तो कौन सा है? टिस्को जो है वो आपका संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। यह टिस्को इस्पात संयंत्र एक निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके? ये प्राइवेट है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1907 में जमशेदपुर में जमशेद सिंह टाटा के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, दुर्गापुर स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सबका हक है अंतर्गत आता है, जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका निर्माण 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ याद रखना। राउरकेला जर्मनी, राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से, आपको ये ध्यान रखना है। उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से। लास्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति से संबंधित है। नील उत्पादन, जूट से, मत्स्य से, कृषि से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे है? मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है नीली क्रांति। भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी को माना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।